हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएम हिंदी पे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे टेक्निकल एसईओ क्या होता है, इनके क्या बेनिफिट्स हैं और टेक्निकल एसईओ करने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। सारी चीज़ों को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इन डिटेल में कवर करेंगे, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कंप्लीट एडवांस डिजिटल मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कर ले, क्योंकि इस चैनल के जरिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के साथ साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके जरिए आप अपने डाउट 24/7 पूछ सकते हो, जिससे आप प्रॉपर तरीके से डिजिटल मार्केटिंग सीख पाओ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कर ले और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ टेक्निकल एसईओ होता क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्निकल एसईओ बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने वेबसाइट के टेक्निकल फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। हमारे वेबसाइट में जितने भी टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम टेक्निकल एसईओ में ऑप्टिमाइज करते हैं। तो टेक्निकल एसईओ बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम अपने वेबसाइट के टेक्निकल फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। जब हम अपने वेबसाइट के टेक्निकल फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब टेक्निकल एसईओ करते हैं, तो इससे हमारे वेबसाइट की प्रॉपर तरीके से क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग हो पाती है। सर्च इंजन हमारे वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से क्रॉल और इंडेक्स कर पाता है, जिससे हमारे वेबसाइट की रैंकिंग सर्च रिजल्ट में इंक्रीज होती है। तो दोस्तों, आपको समझ आ चुका होगा टेक्निकल एसईओ बेसिकली एक प्रोसेस होता है हमारे वेबसाइट में जितने भी टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं उन्हें ऑप्टिमाइज करने का। जब हम अपने वेबसाइट के टेक्निकल फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, टेक्निकल एसईओ करते हैं, तो इससे हमारे वेबसाइट की प्रॉपर तरीके से क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग हो पाती है, जिससे कि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग सर्च रिजल्ट में इंक्रीज होती है। तो बेसिकली ये टेक्निकल एसईओ होता है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल एसईओ। अब हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जब हम अपने वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ करते हैं तो कुछ ये इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है जो कि हमें देखने को मिलता है। जैसे पहला मैंने आपको अभी बताया, प्रॉपर तरीके से हमारी वेबसाइट की क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग हो पाती है। जब हम टेक्निकल एसईओ करते हैं, अपनी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से टेक्निकल फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो हमारी वेबसाइट की क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग प्रॉपर तरीके से हो पाती है। उसके बाद है साइट मैप फॉर इजी एक्सेस। दोस्तों, साइट मैप दो तरीके का होता है, एक साइट मैप HTML और एक साइट मैप XML। जब हम साइट मैप HTML और XML प्रोवाइड कराते हैं सर्च इंजन को, तो ये बेसिकली इजी एक्सेस हो जाता है। किसी भी यूजर को साइट मैप HTML बेसिकली यूजर के लिए प्रोवाइड कराया जाता है, तो यूजर को भी एक्सेस करना इजी हो जाता है। और साइट मैप XML सर्च इंजन को प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें हमारे सारे इंपॉर्टेंट पेजेस का लिस्ट होता है। तो बेसिकली दोस्तों, दोनों के लिए एक्सेस करना हमारी वेबसाइट को ईजी हो जाता है। इसके बारे में हम इन डिटेल में भी बात करेंगे। उसके बाद है फास्टर वेब पेज लोडिंग। दोस्तों, अगर हम टेक्निकल एसईओ प्रॉपर तरीके से करते हैं तो हमारी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड इंक्रीज हो जाती है। हमारी वेबसाइट प्रॉपर तरीके से और जल्दी लोड होती है, जो कि आपको भी पता है ये एक इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर बन चुका है। जितना ज़्यादा आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड प्रॉपर होगी, बेहतर होगी, उतनी ज़्यादा आपके रैंकिंग में उन चीज़ों का आपको मदद मिलेगा। तो अगर हम टेक्निकल एसईओ बेहतर तरीके से करते हैं तो हम अपने वेबसाइट की स्पीड पे भी इनमें काम करते हैं। उसके बाद है दोस्तों नो डेड लिंक्स। डेड लिंक्स क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लिंक्स आप क्या करते हो कि बनाते हो, उसके बाद बहुत सारा पोस्ट लिख करके यूआरएल तो क्रिएट हो जाता है, लेकिन बाद में आप उसे डिलीट कर देते हो या फिर यूआरएल में चेंज कर लेते हो। तो बेसिकली जब कोई पुराने वाले यूआरएल को एक्सेस करता है तो वो बेसिकली नहीं खुलता है और 404 का एरर आता है, तो उन्हें बेसिकली हम डेड लिंक कहते हैं। तो जब हम टेक्निकल एसईओ करते हैं तो इन चीज़ों को भी ऑप्टिमाइज करते हैं और इन चीज़ों पे भी हम काम करते हैं। तो दोस्तों, टेक्निकल एसईओ करने से हमारी वेबसाइट में जितने भी डेड लिंक्स होते हैं उन्हें भी हम एलिमिनेट कर पाते हैं, उन्हें भी हम हटा पाते हैं। उसके बाद है दोस्तों सिक्योर्ड वेबसाइट। अब अगर आपको वेबसाइट को रैंक कराना है तो आपको SSL सर्टिफिकेट का होना कितना जरूरी है ये तो आपको पता ही होगा। तो सिक्योर्ड वेबसाइट हम करते हैं जब हम टेक्निकल एसईओ के फैक्टर से अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं कि हमारी वेबसाइट सिक्योर्ड है या नहीं है, हमारी वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट है या नहीं है, HTTP जो आप देखते हो उन्हें HTTPS में ओपन हो रही है नहीं हो रही है। इन सारी चीज़ों को हम टेक्निकल एसईओ में कवर करते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप टेक्निकल एसईओ करते हो तो आपको इस चीज़ों का भी बेनिफिट देखने को मिल जाता है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर्ड हो जाती है। तो दोस्तों, कुछ ये इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जब आप टेक्निकल एसईओ करते हो। तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है टेक्निक्स या फिर फैक्टर्स ऑफ टेक्निकल एसईओ। तो दोस्तों, अगर मैं टेक्निकल एसईओ के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करूं जिसके द्वारा हम अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। जैसे पहला भी जस्ट मैंने आपको बताया कि हम अपने वेबसाइट को सिक्योर्ड बनाते हैं, तो यूज SSL सर्टिफिकेट। हम SSL सर्टिफिकेट का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि हमने SSL सर्टिफिकेट का प्रॉपर तरीके से यूज किया या नहीं किया, क्या हमारी वेबसाइट HTTPS में ओपन हो रही है नहीं हो रही है, इन सारी चीज़ों का इनमें हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। उसके बाद है दोस्तों वेबसाइट लोडिंग स्पीड। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब हम टेक्निकल एसईओ
करते हैं तो हमारी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड भी इंप्रूव होती है। तो हम इन चीज़ों पे भी काम करते हैं, ये भी हमारे टेक्निकल एसईओ का एक फैक्टर है जिन पे हमें काम करना पड़ता है, जिनमें हम वेबसाइट के लोडिंग स्पीड को इंक्रीज करते हैं, जिनसे कि हमारी वेबसाइट जल्दी से जल्दी ओपन हो सके और यूजर को भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके और हमारी वेबसाइट को रैंकिंग होने में भी मदद मिल सके। उसके बाद है दोस्तों कैनोनिकल इशू। कैनोनिकल इशू बेसिकली यूआरएल के एरर की वजह से होता है। आप क्या करते हो, कभी कभी आपने ऐसा किया होगा या फिर आपने इन चीज़ों को नोटिस किया होगा कि आपने जब पब्लिश किया होगा किसी भी पेज को या फिर पोस्ट को, तो उस समय आपने यूआरएल कुछ और रखा होगा, लेकिन बाद में जाकर के आपने यूआरएल चेंज कर दिया होगा। तो दोस्तों जब आपने पब्लिश किया अपने वेबसाइट के किसी पेज को या फिर पोस्ट को, और अगर गूगल ने उन चीज़ों को इंडेक्स कर लिया तो वो बेसिकली गूगल के डाटाबेस में सेव हो चुका होता है। और अगर बाद में आप अगर यूआरएल को चेंज करते हो तो गूगल के लिए आपके सेम पेज का या फिर सेम पोस्ट का दो अलग अलग यूआरएल बन जाता है। तो इससे बेसिकली कैनोनिकल इशू क्रिएट होता है। तो इन्हें भी हमें सॉल्व करना होता है, कैनोनिकलाइजेशन करना होता है। ये भी टेक्निकल एसईओ का एक फैक्टर है जिन्हें हमें देखना होता है कि हमारी वेबसाइट में कोई कैनोनिकल इशू तो नहीं है, और उन्हें फिर सॉल्व करना होता है। इस पे भी इन सारे फैक्टर्स में हम इन डिटेल में बात करेंगे। हर एक फैक्टर्स को हम इन डिटेल में कवर करेंगे। जिस तरह कि हमने ऑन पेज एसईओ को कंप्लीट इन डिटेल में हर एक फैक्टर्स को अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया, उस तरीके से हम टेक्निकल एसईओ को भी हर एक फैक्टर्स को इन डिटेल में अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने ऑन पेज एसईओ के वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का वीडियो मिल जाएगा, उससे आप जरूर देख लें। ऑन पेज एसईओ कंप्लीट आपको सीखने को मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हो या फिर कमेंट कर हमसे जरूर पूछ सकते हो। उसके बाद है robots.txt। दोस्तों robot.txt फाइल हमें सबमिट करना होता है, जिनमें कि हम सर्च इंजन को बताते हैं कि हमारे कौन से ऐसे पेजेस हैं जिन्हें उन्हें क्रॉल नहीं करना है, जिन्हें उन्हें इंडेक्स नहीं करना है, और ऐसे कौन से पेजेस हैं जिन्हें उन्हें इंडेक्स करना है। जैसे कि आपको पता है बहुत सारी बैंकिंग साइट होती है, वहां पे आप अपने इंपॉर्टेंट डिटेल्स भरते हो, पर्सनल डिटेल्स भरते हो, तो गूगल के लिए तो बेसिकली वो भी इंफॉर्मेशन है, तो उन्हें भी वो इंडेक्स करके रैंक करा सकता है। तो बेसिकली उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी पेजेस को हम चाहते हैं कि गूगल क्रॉल ना करे, रैंक ना कराए, इंडेक्स ना करे, उनके लिए हम robot.txt में उसे ब्लॉक कर देते हैं। उस पेजेस को सर्च इंजन फिर उस पेजेस को रीड नहीं करता है। तो इसके लिए हम robot.txt फाइल को भी सबमिट करना होता है। इन्हें भी हम प्रॉपर तरीके से सीखेंगे किस तरह से robot.txt फाइल को सबमिट करते हैं, कौन कौन सा तरीका होता है, सारी चीज़ों को हम इन डिटेल में पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। उसके बाद है दोस्तों ब्रोकन लिंक्स। ब्रोकन लिंक्स क्या होता है, जिस तरह की अभी मैंने आपको डेड लिंक्स में बताया था कि आपने क्या करा, पोस्ट को डिलीट कर दिया, तो वो बेसिकली वहाँ पे 404 का एरर हो गया। लेकिन अगर वही वहाँ पे आपने क्या कर दिया कि यूआरएल में चेंजिंग कर दिया, यूआरएल में जब चेंजिंग कर देते हो तो आपका वो यूआरएल जो पहले यूआरएल था वो क्या हो जाएगा, ब्रोकन लिंक्स हो जाएगा। तो दोस्तों इसी चीज़ों को ठीक करना होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी कैनोनिकल इशू में बताया था कि आपने यूआरएल में चेंज कर दिया, तो जो आपने यूआरएल में चेंज किया वो बेसिकली क्या बन गया, ब्रोकन लिंक्स बन गया। आपने यूआरएल में चेंज कर दिया, जब भी अब पुराने वाले यूआरएल पे कोई क्लिक करेगा वो कहाँ चला जाएगा, वो 404 एरर में चला जाएगा, वो लिंक ओपन ही नहीं होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोकन लिंक्स। तो इन्हें भी हमें प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना होता है। उसके बाद दोस्तों साइट मैप XML। साइट मैप XML बेसिकली हमारे सारे इंपॉर्टेंट पेजेस का लिस्ट होता है जो कि हम सर्च इंजन को प्रोवाइड कराते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से सर्च इंजन हमारे सारे इंपॉर्टेंट पेजेस को क्रॉल कर पाए और इंडेक्स कर पाए। इनके बारे में और भी इन डिटेल आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद है W3C वैलिडेशन। W3C वैलिडेशन क्या है, बेसिकली W3C एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड को फिक्स करती है। किसी भी चीज़ के जो वेबसाइट को आप देखते हो उनके स्टैंडर्ड को फिक्स करती है कि किस तरीके से प्रॉपरली उनमें ऑप्टिमाइजेशन करना है, और भी बहुत सारी चीज़ों को जैसे HTML वगैरह बहुत सारी चीज़ों के स्टैंडर्ड को फिक्स करती है। तो दोस्तों बेसिकली हमें अपने वेबसाइट में देखना होता है कि जो भी हमने वेबसाइट में वर्क किया है क्या वो वैलिडेटेड है या फिर नहीं है। इन्हीं चीज़ों पे हमें काम करना होता है। इसलिए आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा कि जो भी बड़ी बड़ी वेबसाइट है उनके नीचे लिखा होता है W3C वैलिडेटेड। मतलब वो जो वेबसाइट है उन पर जो काम किया गया HTML और भी जो कोडिंग साइट है जो भी उन पर काम किया गया है बेसिकली वो W3C वैलिडेटेड है। मतलब W3C का जो भी स्टैंडर्ड है उन्हें उन्होंने फॉलो किया हुआ है। तो बेसिकली इन पे भी हमें काम करना होता है। बेसिकली इनका एक टूल होता है जहां आप अगर यूआरएल अपना डालोगे तो वो कंप्लीटली बता देगा कि आपने W3C वैलिडेटेड प्रॉपर्ली किया है या फिर नहीं किया है। तो इन पे भी हम इन डिटेल में बात करेंगे पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों। उसके बाद है साइट मैप HTML। जिस तरह की मैंने अभी आपको साइट मैप XML बताया कि साइट मैप XML बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पेजेस का लोकेशन होता है, एक फाइल होता है जिससे कि सर्च इंजन को एक तरह का लोकेशन मिल जाता है कि आपके वेबसाइट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जिन्हें उन्हें क्रॉल और इंडेक्स करना है। उसी तरीके से साइट मैप HTML बेसिकली यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। जैसे कि आपने बहुत बड़े बड़े साइट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में अगर आप नीचे स्क्रॉल करके देखोगे, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर मैं फ्लिपकार्ट साइट में अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ आप देख सकते हो, मैं अगर नीचे आकर के देखूँ तो यहाँ पे साइट मैप का आपको एक पेज मिल जाएगा।
तो बेसिकली देख सकते हो आप यहाँ पे आपको साइट मैप का एक पेज देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जो भी बड़ी बड़ी साइट होती है वो साइट मैप का एक पेज देती है, जिनसे कि अगर आप उन पे जाओगे उनके अंदर तो वहाँ आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाएगा कि कौन सा कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट है, सारी चीज़ों का आपको एक लोकेशन प्रॉपरली वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल फ्रेंडली। मोबाइल फ्रेंडली क्या होता है, आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब कि मोबाइल में प्रॉपर तरीके से ओपन होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं होने पे क्या होगा कि वो मोबाइल में प्रॉपर तरीके से दिखेगा नहीं, मोबाइल में प्रॉपर तरीके से वो शो नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होता है। मोबाइल फ्रेंडली इन फैक्टर्स पे भी हमें काम करना होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। जैसा कि आपको पता है जितनी भी साइट है सबको स्मार्टफोन बॉट ही क्रॉल करती है, तो आपके साइट का मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पे भी हमें इन डिटेल में बात करेंगे किस तरीके से हम अपने साइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम इन डिटेल में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों एनालिटिक्स कोड। एनालिटिक्स कोड होता है, आपने गूगल एनालिटिक्स का नाम सुना होगा, तो आपको एनालिटिक्स कोड को सेट करना होता है अपने वेबसाइट में। तो आपको जब एनालिटिक्स कोड को अपने वेबसाइट में सेट करते हो तो आप प्रॉपर तरीके से मेजर कर पाते हो कि कितने विजिटर्स आपके वेबसाइट पे आए, कौन से लोकेशन से आए, मतलब कंप्लीट आप यूजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ से गैदर कर पाते हो। तो इन चीज़ों को भी हमें प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना, इन पे भी प्रॉपर तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर तरीके से एनालिटिक्स सेटअप करना और इनके कोड को अपने वेबसाइट में सेटअप करना, उन्हें उन चीज़ों से फिर अपने जो यूजर्स हमारे वेबसाइट पे हैं उन्हें मेजर करना, उन सारी चीज़ों को ट्रैक करना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर भी हम पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एनालिटिक्स कोड को हम सेटअप करते हैं, कैसे गूगल एनालिटिक्स में हम अकाउंट बनाते हैं, इन सारी चीज़ों पे आने वाले वीडियो में हम जरूर बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद है सबमिट वेबसाइट ऑन सर्च कंसोल। सर्च कंसोल का भी नाम आपने सुना होगा, जिसे गूगल वेब मास्टर, गूगल सर्च कंसोल भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको अपने वेबसाइट को सर्च कंसोल में भी सबमिट करना है, जिससे कि कंप्लीट किस तरह से आपके वेबसाइट में कौन से एरर्स हैं जिन्हें आपको ठीक करना है, आपके वेबसाइट का एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है, या फिर और भी आपकी वेबसाइट प्रॉपर तरीके से मोबाइल में ओपन हो रही है या नहीं हो रही है, कुछ एरर तो नहीं आ रहा है। इन सारी चीज़ों का आपको वहाँ से डाटा मिलेगा, कितने इंप्रेशंस पड़ रहे हैं आपके वेबसाइट के सर्च रिजल्ट में और कितने लोगों ने उन इंप्रेशंस पे क्लिक किया हुआ है। तो सारी चीज़ों का आपको डाटा सर्च कंसोल से देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने वेबसाइट को सर्च कंसोल में सबमिट करो। तो इन पर भी हम इन डिटेल में बात करेंगे कि कैसे गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट बनाते हैं, कैसे सबमिट करते हैं अपने साइट को, और किस तरीके से हम वहाँ से डाटा को फेच करते हैं, डाटा को हम वहाँ से ट्रैक करते हैं और उन्हें प्रॉपर तरीके से इंप्रूव करने के लिए अपने साइट को, अपने साइट के एक्सपीरियंस को, अपने साइट को बेहतर रैंक कराने के लिए किस तरीके से उन डाटा का हम उपयोग करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आने वाले वीडियो में इन डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बताया, जो कि ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो मैं टेक्निकल एसईओ में इन पे काम करना होता है। और जब इन कामों को आप करते हो, इन सारे फैक्टर्स पे आप काम करते हो, तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डेफिनेटली इंक्रीज होगी। जैसा मैंने आपको ऑन पेज एसईओ में फैक्टर्स बताया, टेक्निकल एसईओ में बता रहा हूं, अगर आप इन दोनों को करते हो तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डेफिनेटली सर्च रिजल्ट में इंक्रीज होगी और आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ता हुआ आपके वेबसाइट में एनालिटिक्स में दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इन सारे टेक्निक्स के बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर तरीके से। पर्टिकुलर वीडियो में एक एक फैक्टर्स पे हम बात करेंगे, इन डिटेल में बात करेंगे, इन सारी चीज़ों के कंसेप्ट को समझेंगे और देखेंगे किस तरह से प्रैक्टिकल तरीके से इन सारी चीज़ों को हम अपने वेबसाइट में इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे हम अपने वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम पर्टिकुलर वीडियो में एक एक फैक्टर्स को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कर ले, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली मिलती रहे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और सारी चीज़ें समझ आ चुकी होगी। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके भी आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।